माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र जी द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार जी, श्री डीपीसी विशेष सचिव बेसिक शिक्षा श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह, निर्देशक बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा श्री संजय गोयल जी, सभी अध्यापकगण, CSR देने वाले सभी कंपनियों के मालिक श्री, बच्चे, विभाग के सभी अधिकारी श्री और आमंत्रित सभी भाई और बहनों, आज सबके लिए खुशी का दिन होगा क्योंकि शिक्षा पर सेमिनार हो रहा है। और इसमें CSR के माध्यम से कंपनियों को भी जोड़ा गया है। साथ साथ में जो टीचर ने, जो हमारे छात्र छात्राओं ने अच्छा काम किया है, उसको भी सम्मान किया गया है। जब हमारी कंपनियों का सम्मान होता था तब मैंने हमारे अपर मुख्य सचिव को कहा ये काम करने के बाद उसको ये देने की आवश्यकता थी। काम पूरा करो, लेकिन फिर से जब अपना काम समय मर्यादा में सभी कंपनियां पूरा कर ले, इसके बाद फिर से वे लोगों का सम्मान करना। मित्रों, शिक्षा में सहयोग करना, और ये सहयोग सिर्फ वो छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन यदि हमें भारत को आगे बढ़ाना है और एक संस्कारित देश बनाना है, हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दी गई है, ये सभी को आगे बढ़ाना होगा। तो इसमें आपका योगदान अत्यंत उपयोगी है। मित्रों, हम इससे दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पर भी एक ऋण है भारत माता का, समाज का। क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, कई डॉक्टर बने होंगे, कई इंजीनियर बने होंगे। इसके पीछे राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने मदद की होगी, सुविधा उपलब्ध कराई होगी, और ये सब कुछ जो हुआ है, जिसने इनकम टैक्स के माध्यम से पैसे राज्य और केंद्र सरकारों को दिया है, इसके माध्यम से सब कुछ काम हो रहा है। मित्रों, और इसी वजह से आपका सहयोग शिक्षा में बहुत ही उपयोगी हुए। मित्रों, आप जब स्कूल में जाओगे, बच्चों को मिलोगे, बच्चों के साथ बातचीत करोगे, तो आज आपने मान लो कि 50 स्कूल का रिपेयरिंग करने का काम किया होगा, या MOU साइन किया होगा, या आपने कोई स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का दायित्व जिम्मा लिया होगा। लेकिन जब आप वो काम शुरू करोगे और बच्चों के साथ बातचीत करोगे, बच्चे सब कुछ देखते देखते पढ़ने लगेंगे, और उसके चेहरे पर जो आनंद और उत्साह आप देखेंगे, वो देखकर आपने 50 स्कूलों का काम की जिम्मेवारी ली होगी, तो इसमें 10 और बढ़ा हो ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा। मित्रों, क्योंकि ये स्कूल ही, और स्कूल में जो बच्चे हैं, और ये बच्चे वैसे नहीं है मित्रों, ये गरीब के घर के बच्चे हैं। कोई प्लास्टिक एकत्र करता है,
और बच्चों को पढ़ाता है, कोई पूरे राज्य की सफाई करता है, गली मोहल्ले साफ करते हैं, ड्रेनेज में उतरकर साफ करते हैं। ऐसे बच्चे इस स्कूलों में आते हैं। कोई ट्राइबल के बच्चे हैं, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलकर आते होंगे, कोई भूखे आते होंगे, कोई मम्मी का मार खाते हुए आते होंगे। ऐसे कई परिस्थितियों से हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी है, इसमें घर के सामने, सोसाइटी के सामने गाड़ी आ गई, आप इसमें बैठ जाओ, मम्मी रखने के लिए आई, दफ्तर बैग मम्मी लेती है और बच्चे को ऊपर चढ़ाती है, स्कूल में पहुंच गए, स्कूल पूरी हो गई, बच्चे बस में बैठ गए और घर तक पहुंच गए। ऐसी परिस्थिति नहीं है मित्रों, इससे अलग परिस्थिति है। और इसी वजह से मुझे आज बहुत ही खुशी हुई है कि CSR कॉन्क्लेव और साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो ऐसे बच्चों को, इसके लिए आपने 2 दिन का ये वर्कशॉप शुरू किया है और मुझे लगता है कि इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमें 2-3 साल के बाद जरूर देखने को मिलेगा मित्रों। आप काफी कुछ करते हैं मित्रों। 2-3 बातें आपके बीच में मैं रखना चाहती हूं। ज्यादातर बच्चे अपने गांव या तो कुछ आसपास के इलाके को देखते हैं या तो नहीं देखते होंगे। मैं सबको जोड़ना चाहती हूं कि हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटियां, कई कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या तो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हो, इस सबके पास बसीस है, सबके पास बसीस है। मैं विभाग को विनती करना चाहती हूं कि ऐसे लोगों को आप एकत्र कीजिए जिसके पास बसीस है, और सैटरडे संडे, ज्यादातर संडे के दिन रजा रहती है, छुट्टी रहती है, तो हर रविवार को 1-2 बस ऐसे प्राइमरी बेसिक एजुकेशन वाली स्कूलों को वो दे और पूरा दिन का एक टूर, आसपास के स्थानों का टूर करवाए। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज इसका जिम्मा ले, और रविवार के दिन ये बस स्कूल तक पहुंचे, स्कूल में हमारे बच्चे बैठे। यदि इसमें आप फ्रूट्स वगैरह दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे घर से ही रोटी सब्जी लेकर आए, टिफिन भोजन, और जहां जाए वहां देखकर वापस आए। वापस आने के बाद और जाने से पहले ये टीचर सभी बच्चों को ये बताए कि आपको वहां जाकर, जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है वो वहां जाकर पेंटिंग करे, जिसको लिखने की आदत है तो वापस आने के बाद वो लिखने का काम करे, और जो बच्चे अच्छा लिखा है, सुंदर लिखा है, वो सॉफ्टबोर्ड पर रखे और सभी बच्चों को बताए पढ़कर कि ये 3 बच्चों ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जो हमारी एग्जाम में भी वो आता है मित्रों। एक साथ 2, 3, 4 काम कर देना चाहिए मित्रों। दूसरा, हम लोग जब पढ़ते थे तब कहीं जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, किसी को मिलने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता था। और आज ये जो 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी की सदी है, उसी समय तो न टीवी था, न टेलीफोन था, कुछ था ही नहीं। इसीलिए कभी भी मन में ये विचार नहीं आता था कि ये कैसे सब चलता होगा। आज सबके पास मोबाइल है, कई चैनलें हैं, कई न्यूज़पेपर है, कई कॉलेज है,
और कॉलेज में भी कंप्यूटर है, प्रोग्राम बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं मित्रों। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे हैं उसको ऐसे स्थानों के विजिट करवाना चाहिए कि आप जाइए, विजिट कीजिए। मान लो कि आपके ये जो न्यूज़पेपर है तो कैसे छपते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, और इसी वजह से 50-100 बच्चों को लेकर ये जो प्रिंट वाले न्यूज़पेपर, वहाँ जाइए, 2 घंटा 3 घंटा बच्चे घूमेंगे अंदर, और वो न्यूज़ प्रिंट वाले उसको नाश्ता भी करवाएंगे। वैसे वापस तो नहीं आने देंगे ने बिना नाश्ता, क्योंकि उनका भी दायित्व है भाई। आपका ये प्रेस चलता है, ये भी यदि कोई आपका न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से पैसे मिलेंगे। कॉलेज की विजिट करवाइए। अभी मैंने दीक्षांत समारोह में 50 बच्चों को बुलाती हूँ, सामने बैठते हैं, देखते हैं पूरा समारंभ, और इसमें से जरूर उसको एक विचार आता होगा, यदि हमें वहाँ जाना है, मतलब इधर आना है कॉलेज में, तो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन की पढ़ाई वो पूरी करनी पड़ेगी। यदि पूरी नहीं करेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे। तो ये सोचना, देखना, देखेंगे तो सोचेंगे, और सोचेंगे तो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, वो दिशा में जाने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा है, यूपी में कई लोगों को पद्मश्री का अवार्ड प्राप्त हुआ है मित्रों, लेकिन हमारे बच्चों ने कभी पद्मश्री अवार्ड वाले लोगों के पास जाकर कुछ पूछा है कि भाई आपको पद्मश्री कैसे मिला, क्या किया था आपने, क्या लिखा था, कैसे लिखा था, किसने मदद की, कहाँ से आपने प्रेरणा ली। मुझे पता नहीं है, किया होगा। हमारे जवान हैं, सरहद पर काम करते हैं, सुरक्षा है, तो जवानों को मिलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इधर भी कमांड एरिया है जहाँ ऐसे जवान कैप्टन वगैरह रहते हैं। हमारे कवियों है, लेखकों है, हमारे कई अधिकारी हैं जो आईएएस बने हुए हैं, उसकी जीवनी जानना चाहिए मित्रों के। वे लोग कैसे बढ़े, कैसे आगे आए, तो बच्चे हमारे इसमें से प्रेरणा ले सकते हैं। और देखिए, आज प्रधानमंत्री श्री ने परसों ये कहा था कि मैं मेरा व्हाट्सएप सब कुछ छोड़ देना चाहता। कल वो मैसेज आया कि महिलाओं के लिए है, और महिलाओं को उसने कहा है प्रधानमंत्री श्री ने कि आपके आसपास ऐसी कोई महिलाएं हो जो आपको प्रेरणा देती हो, या आप इसको देखकर इसमें से प्रेरणा आपको मिलती हो, ऐसी महिलाओं का आप फोटोग्राफ लो और ये मेरे व्हाट्सएप पर करो। तो ऐसे कई लोग समाज में हैं मित्रों, उसकी जीवनी जानने की जरूरत है। ये देश वैसे आगे नहीं आया है मित्रों, वैसे आजाद नहीं हुआ है मित्रों। ऐसे कई लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया है। किसी ने काव्य लिखा होगा, किसी ने लेख राइटर के रूप में काम किया होगा, किसी ने वंदे मातरम बोला हुआ होगा, किसी ने सरहद पर जाकर लड़ाई लड़ी होगी, किसी ने जमीन पर लड़ाई लड़ी होगी, किसी ने उसका प्रवचन करके लोगों को उत्साहित किया होगा, देश भाव जगाया होगा। ऐसे कई लोगों ने काम किया, तब जाकर हमें देश की आजादी प्राप्त हुई है मित्रों। और इसके बाद भी, आजादी मिलने के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी लोगों ने काफी कुछ प्रयास किया है। तो हमें ये जानने की इंतजारी होनी चाहिए। और इसी वजह से हमारी स्कूल के टीचर देखिए आसपास क्या क्या है, और ऐसे 8-10 बच्चों को आप भेजिए। आपके जिला का डीएम भी होगा, कोई भी होगा, वहां कमिश्नर होगा, ऑफिस में भेजिए। ऑफिस कैसी है, डीएम की ऑफिस से देखो तो सही, कैसे डिपार्टमेंट है, क्या क्या काम हो रहा है, और डीएम कैसे बने, कितनी एग्जाम दी, कितने फेल हुए,
कितनी बार फिर से परीक्षा दी, तब जाकर आप डीएम बने हो, क्या कर रहे हो, ये सब जानने की इंतजारी हमारे बच्चों में पैदा होनी चाहिए। तो मैं ये भी कहती हूँ कि आप ये करिए मित्रों। जब मैं स्कूलों में ये कहती हूँ कि आप पेड़ पौधे लगाओ, तो टीचर सामने से बोलते हैं, अरे बहन जी हमारे यहाँ तो पानी नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। कल मैं स्कूल का दौरा किया था, तो स्कूल अच्छी थी, तो दो बातें वे लोगों के साथ मैंने शेयर किया, ये जो आपने भी बताया आपके इसमें, पूरा पेवर ब्लॉक किया हुआ था, पूरी स्कूल स्वच्छ सुंदर थी मित्रों। तो मैंने एक सलाह दी इसमें कि इतना सुंदर आपका ग्राउंड है, पेवर किया है, तो आपके स्कूल के दरवाजे से लेकर, गेट से लेकर आपके स्कूल कमरे तक आप 1 से 100 सुधीना अंक लिखिए, अंग्रेजी में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, तो बच्चे आते जाते समय पढ़ते रहेंगे, तो वैसे ही उसको आ जाएगा। और एक साफ सीढ़ी बड़ी बनाओ ग्राउंड में ही, क्योंकि इतने अच्छे पेवर लगाए हुए हैं, तो बड़ी साफ सीढ़ी बनाओ। और इस साफ सीढ़ी में क्या लिखना चाहिए? अच्छा बोलोगे, अच्छा स्वास्थ्य प्रद खाओगे तो ऊपर जाओगे, गंदा खाओगे तो नीचे आओगे, सब्जी खाओगे तो ऊपर जाओगे, यदि ऐसा कुछ खाया तो नीचे आओगे, झूठ बोला तो नीचे आओगे। ऐसे कुछ न कुछ जिसमें से बच्चों को संस्कार प्राप्त हो, ऐसे ऊपर नीचे वाला कैसे जा सकते हैं, वो बड़ी साफ सीढ़ी बनाकर ये करना चाहिए मित्रों। पास में ही देखिए, दोनों का जोड़िए आप सब लोग, पास में ही एक बड़ा तालाब साफ सुथरा बनाया था, और वहाँ मुझे बताया गया कि सुबह में लोग वॉकिंग करने के लिए उस पर आते हैं, लेकिन एक भी पेड़ नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई पेड़ लगाइए पूरे कॉर्नर पर, तो बर्ड्स वगैरह भी आएंगे, लोग बैठेंगे इसके नीचे, हवा शुद्ध मिलेगी, ठंडी हवा आएगी, बर्ड्स आएंगे तो कलरव उसका आपको सुनने को मिलेगा। तो बोले कि भाई पानी की, तो मैंने कहा कि भाई पानी नहीं है, चलिए मैं बताती हूँ कैसे पानी मिलेगा आपको। तो आप 100 पेड़ लगाते हो तो 100 बच्चे को तैयार कीजिए, और एक एक बच्चे को एक एक खाली बोतल दे दो, और बोलो उसको कि घर पर आपकी मम्मी आपके बर्तन साफ करती है भोजन के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, वो जो पानी है ना पूरा वैसे पानी नहीं है, वो फर्टिलाइजर वाला पानी है, इसमें कुछ सब्जी के दाने भी होंगे और इसमें रोटी के कोई टुकड़े भी होंगे। ये हमारे लिए फर्टिलाइजर है मित्रों, जैविक खाद है। और वे बच्चे वो पानी भरकर, मम्मी को भी काम मिल जाएगा पानी इकट्ठा करने का, क्योंकि उसके बच्चों को ले जाना है, तो एक बोतल वहां से आएगी। आप 100 बच्चों को जिम्मेवारी सौंपी है, तो एक 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 सबको बता दो कि ये पेड़ आपका है, ये पेड़ आपका है, ये पौधा आपका है, तो वो इसमें पानी डालेगा, वहां ही वो रखेगा, शाम को 5 बजे वापस जाएगा तो बोतल लेकर वापस जाएगा, दूसरे दिन भर कर आएगा। ऐसे कई टीचर्स ने ये काम शुरू किया है मित्रों। तो जहां पानी की उपलब्धता नहीं है, वहां घर का पानी, बर्तन साफ करने के बाद जो पानी हम बाहर फेंक देते हैं और मक्खी मच्छर हो जाते हैं, इसके बजाय पानी वहां आएगा तो पेड़ बड़ा होगा और एक अच्छा काम हो जाएगा। स्टूडेंट पुलिस कैडेट मित्रों, मैंने एक इंक्वायरी करवाई थी यूपी में, लेकिन इसमें 8 बच्चे 10 बच्चे हैं। एक बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए, और जो आपने जो बच्चों को इधर लाकर सम्मान किया,
वे लोग जो काम कर रहे हैं, बाल विवाह बंद करो, अन्न का बिगाड़ मत करो, ये ऐसे ऐसे जो आप काम करवाते हो, इसमें वो सहयोगी बनेंगे मित्रों। स्टूडेंट पुलिस कैडेट, आपका जो गृह विभाग है उसको 1 साल पहले या इससे भी ज्यादा समय पहले ये कहा गया है कि हर एक स्कूल में 20 बच्ची और 20 बच्चे, छात्र छात्रा 40 की संख्या होनी चाहिए और उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैंने देखा है गुजरात में इतना बढ़िया काम हमारे बच्चे कर रहे थे, इतनी डिसिप्लिन स्कूल में भी आ गई थी, समय पे आना। और जब बच्चे समय पे आते हैं तो टीचर भी समय पे आना ही पड़ता है मित्रों। तो ये डिसिप्लिन लाने का काम और ऐसे सेवा भाव से काम करने का जो संस्कार हमें जो शुरू से हमारे बच्चों में दे सकते हैं तो वो देना चाहिए। दूसरा, डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है मित्रों। हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, एजुकेशन अपना काम करेगा, महिला बाल कल्याण अपना काम करेगा, राजस्व अपना काम करेगा। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूं कि हमारे यहाँ बच्चे हैं प्राइमरी के और महिला बाल कल्याण के, कुपोषण है, HIV है, क्षय के रोग से पीड़ित है और एनीमिक है। अकेला शिक्षा विभाग ये काम नहीं कर सकता है मित्रों, नहीं हो सकता है। और इसी वजह से सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा। मैं ये टीबी वाले का काम अभी मैंने एक अभियान लिया है, आज तक 7-8 हजार बच्चों को लोगों ने गोद लिया है और उसको मूंगफली वगैरह वगैरह खिला रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूल में ये बच्चे टीबी वाले हैं, हमारे टीचर जानते हैं। ये जिम्मेवारी है मित्रों हेल्थ डिपार्टमेंट की। और मैंने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट गांववार कितने बच्चे और बच्चे का नाम, उसका एड्रेस, ये टीचर को या तो स्कूल में दे दे, प्रधान को दे दे कि आपके गांव में ये 3 बच्चे HIV वाले हैं, ये कुपोषित है, ये टीबी वाले हैं। उसका काउंसलिंग करना है और उसको कुछ न कुछ देकर इसमें से बाहर लाना है। और ये सब करने के लिए तैयार है मित्रों। अभी मैंने एक गांव में सब लोग हमारे कृषि विभाग के किसान इकट्ठे हुए थे, तो इसमें मैंने ये विषय रखा कि आपको पता है कि आपके घर में कुपोषित बच्चा है, आपके घर में एनीमिक बेटी है, आपके घर में HIV वाला बच्चा बड़ा हो रहा है। तो सबने बताया कि नहीं, हमें पता नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि आपने ये पूरी लिस्ट बनाई है, लेकिन ये गांव वाले को पता है? तो गांव वाले को पता नहीं, उनको भी पता नहीं। तो कैसे ये काम होगा? तो मैंने ये सबके बीच में ये कहा कि भाई आपके गांव में 2 बच्चे टीबी वाले हैं, 4 बच्चे कुपोषित है जो आंगनवाड़ी में है। तो क्या आप इतना पैदा करते हो, इतने टमाटर बनाते हो, इतनी सब्जी बनाते हो, इतने केले उगाते हो, तो क्या आप ऐसे गरीब परिवारों को आंगनवाड़ी में जाकर 4 केले नहीं दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बताना तो चाहिए ना। मित्रों, मैं ये कहना चाहिए कि आप जोड़िए। वहां एक ही परिवार ने 10 बच्चों को, क्षय वाले 10 बच्चों को कहा कि मेरी जिम्मेवारी, मुझे 10 बच्चे दे दो, मैं काम करूंगा। वो किसान था वहां का, जिसको पद्मश्री का अवार्ड प्राप्त हुआ है मित्रों। तो मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहती हूं कि हम ये सब अपने पर ही रखकर मत चलो, लेकिन सबके साथ शेयर करो। भाई आप भी मदद कीजिए, आप भी मदद। और देख लीजिए, यदि किसान इसमें जुड़ जाता है, यदि हेल्थ डिपार्टमेंट या टीचर्स ये सब इसमें जुड़ जाते हैं, तो मैं नहीं मानती कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं
कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, लेकिन यदि सब जुड़ जाएंगे तो 1 साल पहले यूपी इसमें से मुक्त हो सकता है मित्रों। मतलब भारत इसमें से मुक्त हो सकता है। सब लोग लेने के लिए तैयार है। अभी तो हमारे जो गृह विभाग है उनके अधिकारियों ने मुझे कल कहा कि हम 15 बच्चों को गोद लेंगे जो हमारी सुरक्षा करते हैं। कई लोग तैयार हैं मित्रों, और इसी वजह से शिक्षा विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ चर्चा करें, कृषि विभाग के साथ चर्चा करें, महिला बाल कल्याण को साथ में रखो। ये 4 मिलकर जो आगे चलेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। किसी को नाम दीजिए, टीचर्स को बताइए। और इधर टीचर्स है, मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ कि आपके स्कूल में ये टीबी वाला बच्चा है, आपको पता है नहीं है तो आप मांग कीजिए कि हमें बच्चे दे दो, हम अपने तरीके से बच्चों को टीबी में से बाहर निकालेंगे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मित्रों? कर सकते हैं। बीआरसी सीआरसी है मित्रों। और ये ऐसे रोग हैं जो छुपा देते हैं परिवार, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बेटी को टीबी हुआ है तो आगे जाकर उसको परेशानी होगी। लेकिन ये मान कर चलिए कि आपके बच्चे को टीबी है तो किसी के बच्चे को डायबिटीज है, तो किसी बच्चे को किडनी का प्रॉब्लम है, तो किसी को कैंसर है। ये मत सोचिए कि आपके बच्चों को टीबी है लेकिन सभी बच्चे स्वस्थ हैं। कोई ना कोई रोग है किसी को। और इसी वजह से इसमें सुधार कीजिए और डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर ये काम करें और इसके साथ बैठकर काम करिए मित्रों। मैंने ये जो काम गुजरात में किया था बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है मित्रों। आपके सीएम के साथ बैठकर चर्चा कीजिए। यदि हाँ बोलते हैं, उसमें कुछ भलाई लगती है तो जरूर कीजिए। ऐसी स्कूल है, गुजरात में भी थी मित्रों, जैसे कि डांग डिस्ट्रिक्ट, कच्छ, जहां कुछ था ही नहीं, नवसारी के ट्राइबल के गांव, वहां टीचर जाने के लिए तैयार नहीं था। और जाते थे तो 2 महीने में 3 महीने में इधर उधर उधर करके वापस आ जाते थे सिटी में। तो मैं ये सोचती थी कि ऐसे जगहों पर कौन जाएगा और ऐसे परिवारों को कौन पढ़ाएगा ये बच्चों को, यदि वहां रहने के लिए तैयार नहीं है टीचर। तो मैंने 2 तरीके से काम किया। एक ये किया कि जो टीचर वहां रहते हैं, रहना चाहते हैं, उसके लिए मकान बनाना, टीचर्स कॉलोनी बनाना। तो हम लोगों ने वहां टीचर्स कॉलोनी बनाई, 10-10 टीचर एक साथ रह सके और आसपास के 2-3 किलोमीटर का एरिया के टीचर वहां रहे और काम करें। एक काम किया। और दूसरा, समाज में से कई ऐसे लोगों को हम लोगों ने ढूंढा जो अच्छी स्कूलें चलाते थे, प्राइमरी स्कूल चलाते थे, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलें चलाते थे और सिटी में चलाते थे, अहमदाबाद में चलाते, बड़ौदा में चलाते, सूरत में चलाते थे। और 20-20, 25-25 हजार, 50-50 हजार बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे लोगों को मैंने इकट्ठा किया कि भाई आप तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हो जिसके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन कभी आप ये भी सोचो कि गरीब के बच्चों को भी हमें पढ़ाना चाहिए। तो वे लोगों ने तैयार हुए कि आप बताइए किस तरह हम ये काम करें। तो मैंने कहा कि आप 1-2 स्कूल मैं आपको देती हूं, 1 से 8 कक्षा तक की स्कूल मैं आपको देती हूं। इसके नॉर्म्स बनाए, को दे दिया मतलब वो स्कूल उसके नाम हो गई ऐसा नहीं, लेकिन वहां टीचर को भेजो। टीचर की कमी है तो आप टीचर रखिए वहां। बच्चों को कुछ देना है तो आप दीजिए। आने जाने का कोई अच्छी सुविधा नहीं है तो सुविधा दीजिए। उसको यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है तो वो भी दीजिए। मध्याह्न भोजन योजना अच्छी नहीं चलती है तो आप कुछ इसमें ऐड कीजिए। ऐसे 15-20 नॉर्म्स तैयार करके
ये सब लोगों को हमने दिया और तय ये हुआ था कि 10वीं और 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट आता है इसमें 35% से कम रिजल्ट वाली स्कूलों को ही देना है। जिसका 0% रिजल्ट, 5%, 10%। मैं 98 से 2000 तक की बात करती हूँ मित्रों, जब मैंने ये शिक्षा विभाग संभाला था। तो धीरे धीरे करके 300 स्कूल ऐसे लोगों को दिया और वे लोगों ने चलाने की शुरुआत की और आज इसका रिजल्ट ये आया है कि वहां पहले 100 बच्चे थे, आज 500 बच्चे हैं और कहीं 10वीं कक्षा में पहुंचते भी नहीं थे, लेकिन आज वहां के बच्चे डॉक्टर, MBBS और सब कुछ बन रहे हैं मित्रों। वही बच्चे, वही स्कूल, वही गांव जो पहले बच्चे आते ही नहीं थे, आज वहां के कई बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, कई इंजीनियर बन चुके हैं मित्रों। और ये प्राइवेट स्कूलों को मैंने ये दिया था और मैं मानती हूँ यदि आप भी ऐसे कोई प्रयास करोगे तो ऐसे, और आज कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डांग में कोई नहीं जाता है, नहीं, डांग स्कूल ऐसे लोग चलाते हैं, वहाँ रहते हैं और अच्छी तरह के काम। इसमें साधु संतों को भी मैंने जोड़ा था, साधु संतों को भी मैंने जोड़ा था कि आपका भी कहते हैं शिक्षा के बारे में, आ जाइए आप भी एक स्कूल लीजिए। और रमेश भाई ओझा ने पूरी एक स्कूल ली और इतनी बड़ी स्कूल वहां बनाई है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे मित्रों। स्वामीनारायण संप्रदाय भी आगे आया और वे लोगों ने भी स्कूलों ली और वे काम कर रहे, हॉस्पिटलों भी दी और वे अच्छी तरह से काम कर रहे। मतलब ये है कि समाज का भी दायित्व है कि जो ऐसे जो परिवार है, स्टूडेंट्स है, जहाँ दूर दूर दराज रहते हैं, जहाँ रास्ते में नहीं है, जहाँ बस भी नहीं जा सकती है, वहाँ ऐसे लोग बैठकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं मित्रों। बहुत अच्छी बातें आप सब लोगों ने मेरे सामने रखी है। बच्चों को संकल्प करवाइए 2-3। एक तो जो पानी पीते हैं तो पूरा ग्लास भर के लेते हैं और आधा पीते हैं, आधा छोड़ देते हैं। सही है ना? सही है ना? और टीचर भी वही करते हैं। तो पहले संकल्प ये कीजिए कि पानी जितना पीना है इतना ही लीजिए और ये सबको संकल्प करने की आवश्यकता है मित्रों। पानी बिगाड़ो मत। दूसरा है अन्न। हम लग्न में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, भर भर कर ले लेते हैं पूरी प्लेट, 2, 4, 5 पूड़ी, राइस, सब्जी, 3-4 प्रकार के मिष्ठान, सब कुछ भर दिया और खाने के लिए बैठते हैं तो इसमें से आधा खाया, आधा अब तो नहीं, भर गया तो फेंक दो। कई लोगों को भोजन नहीं मिलता है। तो हम ये संकल्प करें कि हम अन्न का एक दाना भी बिगाड़ेंगे नहीं। मध्याह्न भोजन योजना से शुरू करवाइए और स्वयं अपने जीवन में भी ये संकल्प कीजिए कि मैं होटल में जाऊं या तो मैं किसी के मैरिज में जाऊंगा या तो मैं घर में भोजन करूंगा, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं बिगाड़ूंगा। ये संकल्प करके जाइए मित्रों। आज झूठ मत बोलो, सही है वो ही बताओ। यदि आप सही बताओगे तो कोई टीचर आपको कोई सजा दंड नहीं करेगा, लेकिन इधर उधर जो किया तो आगे जाकर आपको भुगतना पड़ेगा मित्रों। मैं टीचर को एक बात कहना चाहती हूं मित्रों, आपका व्यवहार ऐसा रखो बच्चों के साथ, जो बच्चे आपको प्रेम करे मां की तरह। अभी एक बच्ची आई सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो मैं ये सर्टिफिकेट नहीं लूंगी, और मैं आश्चर्य हुआ कि ना बोलती है। फिर पूछा क्यों नहीं लेती? नहीं, मेरे टीचर के साथ मैं लूंगी, टीचर के साथ में, आप मेरे टीचर और मुझे दोगे तो ही मैं लूंगी। ये टीचर के प्रति प्रेम है, भाव है मित्रों। माँ का प्रेम दिया होगा तब ही बच्ची बोली होगी कि हम दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों को नहीं बोला इसलिए प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए।
और बच्चों को पहचानो मित्रों, बच्चों को पहचानो। हम बच्चों को पहचानते नहीं हैं। मैं ये घटना इसलिए कहती हूं, और मैंने एक बुक लिखी है, शिक्षा के बारे में वो लिखी है, और ये सभी सत्य घटनाएं हैं। गुजरात के टीचर्स के बारे में लिखी है, और जो अच्छा अच्छा काम किया हो और मुझे पता चला हो या मैं मिली हूँ उसको, इसके बारे में बाद में मैं ये पुस्तक लिखी। इसमें ये था कि एक टीचर्स, और हम लोगों ने एक सम्मान का कार्यक्रम तय किया था, तो एक टीचर ने आकर ये कहा कि मैं स्कूल में गई ऑर्डर लेकर, और स्कूल में पहुंची, आचार्य को मिली, तो आचार्य ने मुझे ये कहा कि 5वीं कक्षा में आप जाइए, रजिस्टर लेकर जाइए और काम करना शुरू कीजिए। तो मैं 5वीं कक्षा में गई और प्रेजेंट वो बोली, नंबर 1 तो बोला कि यस सर, नंबर 2 तो बोला यस सर, और 22 का क्रम आया, 22 नंबर का, तो कोई यस सर नहीं बोला। तो मैंने फिर आगे चलाया, तो 40 तक बच्चे थे, तो 40 तक मैंने उसकी उपस्थिति दर्ज कर दी और फिर पढ़ाने का काम शुरू किया। और लगभग 12:30 बजे तो एक लड़की दौड़ती हुई, हाँफती हुई, कपड़े का ठिकाना नहीं था, बाल भी संवारा नहीं था, उसकी बैग भी उसके पास नहीं थी, सिर्फ एक स्लेट इसके हाथ में थी, और बाहर दरवाजे आकर खड़ी हो गई और बोली कि सर मैं आ जाऊं। तो मैंने कहा कि नो। तो वो रोने लगी बाहर खड़ी खड़ी, मैं अंदर अपना काम करने लगी, और 2 बजे का समय हुआ, घंटी बजी मध्याह्न भोजन योजना की, और बच्चे छूटे बाहर और कई भोजन करने लगे, तो कोई घर पर गए। जब रिसेस छुट्टी पूरी हो गई, रिसेस पूरी हुई, तो सभी बच्चे वापस आए, लेकिन वो लड़की नहीं आई, वो तो घर पर चली गई। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन में वैसे ही पास हुआ, 12 बजे लड़की आई, मैंने ना बोला, बाहर खड़ी रही, रोती रही, फिर चली गई। ऐसे 8-10 दिन ये सब कुछ चलता रहा। फिर एक दिन वो लड़की आई और ये 22 नंबर आया, तो वो खड़ी होकर बोली कि यस टीचर। तो मैंने रजिस्टर बंद करके ये कहा, कहाँ गई थी अभी तक, क्यों नहीं आती थी स्कूल में, कहाँ घूमती थी, 2 बजे के बाद क्यों चली जाती थी, क्या पढ़ना है नहीं तुझे, क्या तेरे माँ बाप करते हैं, क्यों भेजते नहीं है स्कूल में, ऐसे वैसे कुछ किया। तो वो रोने लगी, लेकिन जवाब नहीं दिया। तो आज क्यों आई भाई? तो उसकी फ्रेंड थी, उसने ये कहा कि टीचर मैं जवाब दे दूं? तो टीचर ने कहा तुम दे दो। तो उसने ये कहा कि टीचर, उसके घर में 6 महीने का एक भाई था, 6 महीना का, वो अंध था, और उसके जो मम्मी पापा है वो खेत में मजदूरी का काम करते हैं, और सुबह में 6 बजे ये छोटे भाई को छोड़कर वो खेत में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, और 12 बजे वो खेत छोड़कर वापस आते हैं, और ये भाई की जिम्मेवारी तब तक वो बेटी लेती है, और बाद में जब माँ आती है तब माँ उसकी जिम्मेवारी ले लेती है कि बेटा आप जाइए स्कूल में और स्कूल में जाकर पढ़िए। इसी वजह से आज आई है, क्योंकि कल उसके भाई का देहांत हो गया, अब जिम्मेवारी नहीं है, और इसीलिए आज वो सुबह से ही स्कूल में आई। वो स्वयं, वो टीचर ने मुझे बताया, और तब मैंने एक संकल्प किया कि कभी भी बच्चों को बिना पहचाने एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। कहां से बच्चे कैसी स्थिति में आते हैं,
और ऐसे बच्चों की जिम्मेवारी जब हमें मिली है और प्राइमरी टीचर्स को मिली है, बेसिक एजुकेशन वालों को मिली है, तो आप भाग्यशाली मानिए कि आप भाग्यशाली है ये बच्चे के जीवन को संभालने के लिए मित्रों। और इसी वजह से हम कहीं भी पढ़े हो, एमएससी हो, एमएड हो, पीएचडी किया हो, लेकिन सबसे पहले हम पुरुष हो या स्त्री हो, हम पहले माँ बने और इसके बाद ही हम टीचर हैं मित्रों। हम पहले माँ है बच्चों की ओर। और ये ही भारत का भाग्य है, वो ही भारत का भाग्य विधाता है मित्रों, ये बच्चे ही हमारे। और इसी वजह से प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ नहीं, लेकिन महिला बाल कल्याण विभाग से लेकर और उच्च शिक्षा तक, यूनिवर्सिटी तक की जिम्मेवारी है कि एक संकलन रहे। महिला बाल कल्याण, बेसिक एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सबको मिलकर उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने का है। और इसी वजह से उच्च शिक्षा वालों को भी 5 गांव गोद लेने के लिए और ऐसे बच्चों को एडप्ट करने के लिए भी मैंने कहा है, और वे लोग भी वो काम कर रहे हैं मित्रों। ये सभी की जिम्मेवारी है। और आज मुझे खुशी है कि आप सब उत्तर प्रदेश एक प्रेरक उत्तर प्रदेश बने, ऐसी संकल्प के साथ आप इकट्ठे हुए हो और संकल्प करके आप जा रहे हो। और जो संकल्प किया है वो आज जीवन बना रहे, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन का, आपकी बातों का। बहुत सही कहा आपने, जो देखेंगे वैसा ही सोचेंगे और वही कर्म में उतरेगा। और हर शिक्षक के हृदय में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, माँ का भाव होना चाहिए, वो ममता और सजगता होनी चाहिए। और जैसा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा था कि निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल